नमस्कार, IND स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। तो संकल्प @200 अब की बार 200 पार का नारा बीजेपी ने दिया है, लेकिन अब की बार 200 पार किस तरह से बीजेपी करेगी ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं, आपको याद करवा देते हैं साल 2017-18 का वो समय जब बीजेपी ने ये नारा दिया था। और वो नारा क्या था? अब की बार 200 पार का। मिशन 2023 की तैयारियों में बीजेपी भले ही जुटी हुई है, तमाम कवायदें चल रही है। कटनी में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई, तमाम बड़े नेता उसमें शामिल हुए, तमाम पदाधिकारी, मोर्चा, संगठन से जुड़े हुए लोग मौजूद रहे। आगामी कार्यक्रमों पर फुल फोकस है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही रहेगा कि अब की बार 200 पार किस तरह से बीजेपी करेगी। सुनते हैं वीडी शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं अब की बार 200 पार पर। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व में हमारे कार्यकर्ताओं ने आज तय किया है और नारा दिया है कि 2023 में 200 पार के नारे के साथ अगली बार 200 पार 200 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय का परचम फहराएगी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व में हमारे कार्यकर्ताओं ने आज तय किया है और नारा दिया है कि 2023 में 200 पार के नारे के साथ अगली बार 200 पार 200 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय का परचम फहराएगी। तो वीडी शर्मा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, खजुराहो से सांसद भी हैं, और आज जिस तरह से कटनी में ये बैठक हुई, कटनी भी उन्हीं के क्षेत्र में आता है, तो बहुत अहम ही माना जाए इस बयान को बीजेपी की ओर से। और अब ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी किस तरह से ये बड़ा दावा कर रही है। संकल्प तो बहरहाल पारित करवा लिया है। और हमारे साथ खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। प्रहलाद कुशवाहा जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार मध्य प्रदेश के, और अमित तावरे जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रहलाद कुशवाहा जी आपसे, क्योंकि ये बात और ये संकल्प पूरी तरह से आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो संकल्प अब की बार 200 पार का नारा तो आप लोगों ने दे दिया है, आप बहुत मुस्कुरा भी रहे हैं, कैसे पूरा करेंगे सर? कठिन टास्क कहा जा सकता है इसे तो। प्रहलाद जी। पार्टी जी मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल साफ, बोलिए। विवेक जी, कटनी में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की विस्तारित पदाधिकारियों की बैठक आज संपन्न हो रही है। अभी बैठक चल भी रही है और भारतीय जनता पार्टी विभिन्न कार्यक्रम जो पिछले दिनों कहीं ना कहीं उनको कैसे कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जनता के बीच में पहुंचे और जनता के जो जन कल्याणकारी कार्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं उन कार्यों को किस प्रकार से जनता लाभान्वित हो, इसके लिए कार्यकर्ता भी लगना चाहिए। सरकार की मशीनरी लगती है, सरकार अपना उसका एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के माध्यम से जनता को लाभान्वित करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपना संगठन मजबूत करने के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता पोलिंग स्तर तक हमारा संगठन कैसे मजबूत हो, और अगर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने अगर ये नारा दिया है कि अब की बार 200 पार, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता अपने प्राण से लगकर हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपना काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी के इस लक्ष्य को हमारा कार्यकर्ता पूर्ण करने में सक्षम भी है। चलिए ठीक है, मैं अमित तावरे जी से पूछता हूं, क्योंकि अमित तावरे जी आप और आपकी पार्टी भी लगातार यही नारा दे रही है कि कमलनाथ किस तरह से 2023 में आ रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी की ओर से अब की बार 200 पार का ये
बड़ा नारा आया है, कांग्रेस पार्टी क्या कुछ इस नारे को देख रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे खैर इस पूरी बात पर? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये कहना चाहूंगा कि वो अब की बार 200 पार ही क्यों कहते हैं। जो बाकी बची हुई सीटें हैं वो भी कहते हैं कि अब की बार पूरी सीटें ही भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो ये एक हास्यास्पद बात के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले चुनावों में भी इनका नारा था अब की बार 200 पार। जनता ने कहा अब की बार घर बैठो यार। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी कह दें, लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। जनता कामों के आधार पर ये तय करती है कि सत्ताधारी पक्ष को अगली बार वापस जनता की सेवा करने का मौका देना है या नहीं देना है। 2018 में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को घर बिठा दिया था, लेकिन किस तरीके से पिछले दरवाजे से लोकतंत्र की हत्या करके भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार में आई है, ये भी मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। और मैं तो पूछना चाहता हूं कि किस तरीके से, किन कामों के आधार पे भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अब की बार 200 पार। आदिवासी अत्याचार में मध्य प्रदेश प्रथम 5 में, बाल अत्याचार में हम प्रथम 5 में, महिला अत्याचार में हम प्रथम 5 में, बेरोजगारी में हम प्रथम 5 में, किसानों की दुर्दशा में हम प्रथम 5 में। आखिर कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ऐसा कह रही है और ऐसा सोच रही है? मुझे मालूम है कि मध्य प्रदेश के चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो या मुख्यमंत्री हो, इन सभी को ये मालूम है कि जनता ने इस बार ये तय कर लिया है कि जो पिछले 2018 के चुनाव में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, जो थोड़ा बहुत सम्मान भारतीय जनता पार्टी को दिया था, लोकतंत्र की हत्या करके इन्होंने वो सम्मान भी छिन गया है इनसे। और अब 2023 में मध्य प्रदेश में लगभग 170 से ज्यादा सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि आप देखिए अभी राहुल जी की जो भारत जोड़ो ये अमित तावरे जी और कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, क्योंकि पहले मैं प्रहलाद जी से उनकी पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट पूछ रहा था। 170 अमित तावरे जी ने कहा है। अमित तावरे जी प्लीज। जी बताइए। जी मैं यही कह रहा था सर, ये आपकी पार्टी का और अमित तावरे जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट माना जाएगा 170। अमित जी अमित जी, मैं आपकी बात को ही दोहरा रहा हूं। मतलब जब हम लोग नवंबर दिसंबर में एक बार फिर से चर्चा करेंगे ना सर, प्रेडिक्शन के बिल्कुल एकदम मुहाने पर पहुंचकर या फिर रिजल्ट के बाद, तो अमित जी का भी ये कोटेशन याद रहेगा ना मुझे। चलिए, लगता है मेरी आवाज शायद आप तक पहुंच, मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही शायद अमित जी तक। एक बार फिर से हम जुड़ेंगे अमित जी से। बहरहाल सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सुरेश जी। अब देखिए, बड़ी अच्छी बातचीत में दो बातें निकल कर आई। संकल्प पत्र प्रस्ताव पारित किया है भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 200 पार का, और अमित जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। वो ये कह रहे हैं कि 170, तो 200 और 170 मतलब अभी से पूरा दोनों पार्टियों का क्लियर चल रहा है। सर आप कैसे देख रहे हैं दोनों पार्टियों के मेजरमेंट को? दोनों ही पार्टियां आत्मविश्वास में है। एक पार्टी को ये लग रहा है कि 200 पार कर लेंगे, दूसरी पार्टी को लगता है 170 के आसपास हो जाएंगे। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है, मायने रखता है ये जो आंकड़ा दिया जाना कि दोनों पार्टियों को जनता के बीच में जो एक्टिविटीज है वहां से इन्हें कुछ न कुछ जो है रिटर्न मिल रहा होगा। तो इसलिए हम सब लोग तो सबसे पहले इसी बात को देखने की कोशिश करेंगे कि 2023 के चुनाव के परिणाम जो है इसमें कांग्रेस का कथन सही निकलता है या भाजपा का निकलता है। कम ज्यादा हो जाए थोड़ा बहुत, कोई जरूरी नहीं है कि 170 ही जाए या 200 के पार ही जाए, लेकिन जिसकी सरकार बनेगी उसकी दमदारी बिल्कुल साफ दिखाई देगी। एक बात। दूसरी बात, मुझे ये कहना है कि पिछली बार जो चुनाव हुआ है मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा चुनाव हुआ है जी। इससे पहले जब से मध्य प्रदेश का गठन हुआ है या विधानसभा ने अपना निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ की है, तब से अभी तक कभी भी त्रिशंकु विधानसभा नहीं बनी मध्य प्रदेश की। उसने या तो इस पार किया है, इस पार किया है। अनेकों बार कांग्रेस को बड़ा बहुमत दिया है, अनेकों बार भाजपा को भी बहुमत दिया है। और सबसे ज्यादा यदि सीटें कब दी है तो उमा भारती जी ने जो 2004 के चुनाव में परिणाम लेके आए थे वो मिली थी 2003-04 के चुनाव जी। तो मध्य प्रदेश में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बहुमत के आंकड़े से नीचे किसी पार्टी को
स्थान मिला हो। जी, तो ये जी। पहला ऐसा चुनाव है जिसमें न तो कांग्रेस को बहुमत मिला, न जो है भाजपा को बहुमत मिला। जिसने भी किया समर्थन के साथ जो है अपनी सरकार चलाई, तोड़ फोड़ करके भाजपा ने बना ली होगी या जो है जोड़ तोड़ करके कांग्रेस ने बना ली होगी, यदि हम राजनीतिक टिप्पणी करें तो इसलिए ये कहना कि आज जो है कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया या भाजपा का सुपड़ा, ये संभव नहीं है। ये शब्द जो है मुझे लगता है इस समय व्यवहारिक नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल व्यवहारिक शब्द है कि 200 पार या 170, इसको मैं व्यवहारिक मानता हूं, क्योंकि राजनीति में काम करने वाला कोई ये तो कहेगा नहीं मैं चुनाव हार रहा हूं। हमने तो आम आदमी पार्टी को तो चिट्ठी पे लिखते देखा था, जिन्होंने ये कहा था कि हम जो है गुजरात में सरकार बनाने जा रहे हैं, और मालूम चला कि ले दे के 5 लोग जीते और उसमें से भी लोग भाग रहे हैं। तो इसलिए विश्वसनीयता एक प्रश्न है, लेकिन आत्मविश्वास जो है वो एक प्रश्न है। आत्मविश्वास इस समय दोनों राजनीतिक पार्टियों का मुझे अच्छा लग रहा है, और अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, और दोनों पार्टियों का आत्मविश्वास आपको बहुत अच्छा लग रहा है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये बहुत अच्छी बात है। अमित जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, फिर हम प्रहलाद जी से जवाब लेंगे। अमित जी, चलिए प्रहलाद जी आप तक पहुंचते हैं। 2003 में जो ऐतिहासिक आंकड़ा, जिस बात का जिक्र सुरेश शर्मा जी कर रहे थे, और वाकई में वो तो मतलब ऐसा कहा जाता है कि वो बीजेपी की एक तरह से वो ब्लॉकबस्टर शुरुआत थी, और फिर ऐसी शुरुआत हुई कि वो आप लोग कह रहे हैं कि जनता हमें हटाना ही नहीं चाहती। खैर, 2018 के परिणाम अपेक्षाकृत उतने अच्छे नहीं थे बीजेपी के लिए, लेकिन 2003 में जो करिश्मा हुआ था उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। कांग्रेस सरकार से नाराजगी थी जनता की, दिग्विजय सिंह जी की जो छवि कह सकते हैं विपक्षी पार्टी के नाते आप लोगों ने जनता के बीच में बनाई थी, उसका बहुत प्रतिफल मिला। बड़े बड़े नेता अपना गढ़ हार गए थे, ये भी इसी मध्य प्रदेश ने देखा था 2003 में, तब जाके वो करिश्मा हुआ। लेकिन अब क्या एंटी इनकम्बेंसी जैसा भय नहीं सता रहा आप लोगों को? अब विवेक जी देखिए, 2003 का जो चुनाव था मध्य प्रदेश का, वास्तव में वो चुनाव मिस्टर बंटा ढार ने जिस प्रकार से 10 सालों के अपने शासनकाल में इस मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे वो बिजली व्यवस्था हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे भ्रष्टाचार का आलम हो, मध्य प्रदेश चाहे कानून व्यवस्था, आप देखते थे कि ये राज्य डकैतों के नाम से जाना जाता था। यहाँ डकैतों की फिल्में बनती थी और चंबल का नाम आता था, चित्रकूट क्षेत्र का नाम आता था। लेकिन जैसे ही जब जनता त्राहिमाम करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया, और लगातार 2003 में, 2008 में, 2013 में और 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मत प्रतिशत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं बहुमत से दूर रहे, और कांग्रेस पार्टी को भी कोई बहुमत नहीं मिला था 2018 में। तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन ने, हम हर चीज से सीखते हैं, अच्छी चीज से भी सीखा है, और अगर हमें पराजय कहीं मिली है तो हमने भी सीखा है। लेकिन अभी देखिए गुजरात के चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की हालत हुई है, वहां कांग्रेस पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं बचा है। और अगर मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी को अपने नेताओं से पार पाना चाहिए, जनता के बीच में लोग जाते नहीं है। अगर इनके कमलनाथ जी हेलीकॉप्टर से उतर के, अगर कहीं इनका योजना बनती है कि हम जनता के बीच में जाएंगे, तो हेलीकॉप्टर से उतर तो आते हैं, लेकिन फिर उल्टे पांव ही तुरंत कह देते भैया नीचे कीचड़ है, हम नीचे नहीं उतर सकते। लेकिन वहीं पर शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जहां पर जनता, चाहे नाले हो, चाहे खेत हो, चाहे खलिहान हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, शिवराज जी जनता की सेवा के लिए तत्पर है। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में लगातार जनता के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में ऊर्जा बढ़ाने का काम कर रहा है। और हमारा कार्यकर्ता 2023 के चुनाव में भारी बहुमत से, और जो हमारे संगठन ने नारा दिया है अब की बार 200 पार, तो निश्चित तौर पर हमारा कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ और पूरी ऊर्जा के साथ लगेगा, और वो इस नारे को फलीभूत करेगा। हाँ, 230 विधानसभा क्षेत्र वाले इस प्रदेश में जब आप लोग 173 के मार्जिन से आए थे, तो ये तो लोगों ने मान लिया था कि अब राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है 2003 में, और वो चला भी। प्रेडिक्शन जैसे थे वैसे फिर आप लोगों की सरकारें चली भी। शिवराज जी आए, शिवराज जी ने अपने बलबूते 2 बार मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है, अपने बलबूते कह रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन वो करिश्मा अलग था, 173, फिर आप लोग 165 के समकक्ष आए, यानी कि
तब इतनी ज्यादा सीटें, ये माना जाता था कि शिवराज जी के चेहरे पर, शिवराज जी जहां चले जाते थे वहां आप लोग जीतते थे। पर थोड़ा सा अगर हम 18 जाएं तो चंबल की माटी उतना ज्यादा आशीर्वाद नहीं दी थी बीजेपी को, तो इस बार ये क्या फैक्टर हो सकता है चंबल वाला? विवेक जी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी हाल में जो 2018 की चुनाव की बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार से बहुमत ना पाना, तो देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने और कमलनाथ जी ने जनता के बीच में झूठ और भ्रम और झूठे वादे करके जनता को छला था, तो उसका परिणाम था कि जनता, भोली भाली जनता, उनके युवा उनके झांसे में आए कि हम 4000 का बेरोजगारी भत्ता देंगे। किसानों को इन्होंने झूठ बोला कि हम आपका कर्जा माफ कर देंगे। राहुल गांधी जी यहाँ 1 से 10 तक की गिनती गिना के गए हैं, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की जनता को यह समझ में आ गया है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ झूठ और छल कपट की पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही हमारी हितैषी पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय कार्यकर्ता और जनता दोनों साथ में है। चलिए मैं अमित जी से पूछ लेता हूं। अमित जी, प्रहलाद जी तो ये कह रहे हैं झूठे और लोक लुभावन वादे जनता से करके आप लोग सत्ता में आए थे, लेकिन अब जनता सब समझ गई है। देखिए, सबसे पहले तो हम शर्मिंदा हैं और हम आपके चैनल से बैठकर माफी मांगते हैं भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं के बयान को, जिसमें ये लोग जनता को समझदार नहीं समझते हैं, ये सिर्फ अपने आप को समझदार समझते हैं। आज 21वीं सदी है और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि जनता को कोई भी बहका सकता है और जनता ना समझ बोल रहे हैं ये जनता को। तो सबसे पहले तो इनको ये अपने बयान वापस लेना चाहिए और हम सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में हमें शब्दों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और रही बात झूठे वादों की, तो झूठे वादों की यदि मैं बात करूंगा तो मुझे लगता है 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। बात होना चाहिए अभी की मुद्दे की। जो मुद्दे की बात यह है कि जब शिवराज जी ने पहली बार शपथ ली थी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, तो मध्य प्रदेश के जब बच्चा पैदा हुआ होगा, आज वो बच्चा इस स्थिति में है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने माँ बाप के पूरे पैसों को अपने स्कूल कॉलेज में लगाकर नौकरी के लिए निकला है, लेकिन उसको ना भोपाल में नौकरी मिल रही है, ना ग्वालियर में मिल रही है, ना इंदौर में मिल रही है, ना जबलपुर में मिल रही है। अब अपने माँ बाप को अपने इतने बुढ़ापे के समय में उसको छोड़कर दिल्ली, बंबई, बेंगलोर, हैदराबाद की ओर रुख करना पड़ रहा है। तो आज वो युवा पूछ रहा है कि शिवराज जी मेरा क्या कसूर था, मेरे परिवार का क्या कसूर था, आपको 4 बार मुख्यमंत्री हमने बनाया, लेकिन आज मेरे मध्य प्रदेश में रोजगार क्यों नहीं मिलता है। आज सालों बाद भी मुझे बाहर की ओर, मुझ जैसे हजारों युवाओं को आज बाहर क्यों जाना पड़ता है। आज ये मध्य प्रदेश का युवा भी पूछ रहा है और मध्य प्रदेश के युवा के माँ बाप भी पूछ रहे हैं। तो मैं ये लगातार आपके चैनल से इस बात को बता रहा हूँ कि अब की बार जनता इनको घर बिठा दे। जी, आप कल्पना करिए 4 बार के मुख्यमंत्री, एक बहुत बड़ी बात होती है। जनता ने कितना असीम प्यार शिवराज जी को दिया, लेकिन आज मध्य प्रदेश की दुर्दशा के लिए शिवराज जी जिम्मेदार हैं। आज वो नौटंकी करते फिर रहे हैं, हर जिले में जाते हैं, अधिकारियों को सस्पेंड कर देते हैं। अरे आप 4 बार के मुख्यमंत्री हो, इसका मतलब आपका पूरा 18 साल का जो कार्यकाल है वो फेल्यूर रहा। अब जाके आपको समझ में आ रहा है कि आपके जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो निकम्मे थे, वो काम नहीं करते थे, वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। और आप छोटी मछलियों को क्यों टारगेट कर रहे हो? आप में यदि हिम्मत है तो लोकायुक्त में जितने प्रकरण दर्ज हैं IAS IPSओं पे, उन पे कार्रवाई करके दिखाएं शिवराज जी, तब हम मानेंगे कि जनता के सच्चे सेवक हैं ये। तो अब नौटंकी करने से कुछ नहीं होगा। शिवराज जी को भी मालूम है, भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम है कि अब की बार मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के रूप में जनता के एक सच्चे सेवक की सरकार बनने जा रही है। और 15 महीने का हमारा कार्यकाल जो है मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है और कमलनाथ जी के ऊपर पूरा भरोसा मध्य प्रदेश की जनता को है। चलिए ठीक है, कमलनाथ जी पर आपको भरोसा है और आप ये कह रहे हैं जनता को भी भरोसा है, ठीक है। प्रहलाद जी को शिवराज जी पर भरोसा है, यानी बीजेपी को। अब हम सुरेश जी से इस पूरे कार्यक्रम की एक अंतिम प्रतिक्रिया लेते हैं ताकि जनता ये समझे ये आंकड़े जो पार्टियां पेश करती हैं इसके मायने क्या है। सुरेश जी, देखिए विवेक जी, सबसे खास बात होती है कि प्रवक्ताओं के भरोसे की बजाय जनता का भरोसा किस पर है। और जनता ने अभी जो पिछले समय चुनाव जो हुए हैं उसके अंदर जो बिखरा हुआ मैंडेट दिया है, किसी की तरफ एक तरफा नहीं दिया। कांग्रेस को भी 2-3 महापौर दिए हैं,
भाजपा को कुछ ज्यादा महापौर दिए हैं, जिला पंचायत और इनके जो हैं उनके अंदर भी हमने परिणाम देखे हैं। तो ये ताजा परिस्थिति हमारे सामने है। इसलिए मेरे कह देने से, आपके कह देने से और प्रवक्ताओं के कह देने से किसी के प्रति जनता खड़ी हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने तथ्य हैं अभी कुछ दिन पहले हमारे। दूसरी बात यह है कि यदि कार्यकर्ता को सही सलीके से चयनित करके कांग्रेस या भाजपा टिकट देती है तो जनता उसका समर्थन करती है। इसका हमने प्रमाण देखा है कि कई जगह महापौर जो कांग्रेस ने अच्छे प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया है तो उनको समर्थन मिला है। भाजपा ने जांच चूक की है, उसका एहसास करा दिया कि आपकी ये गलती हुई है। और एक जो बात मैं प्राय कहता हूं विवेक जी, मुझे कहना चाहिए इसलिए मैं और कहूंगा उस बात को, और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को वो तैयार हो गया है, वो कूद करके सरकार बनवा देगा, ये गफलत और गलतफहमी है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ये मालूम है कि वो 15-18 साल से सरकार में भागीदार है या नहीं है। भाजपा के समर्थकों को ये मालूम है कि वो सरकार में भागीदार हैं या गैर विचारधारा के लोग जो है वो सरकार में भागीदार हैं, ये सबको पता है। ये केवल जो है हम मुंह से कुछ भी बोलते रहे हैं और व्यवहारिक जीवन में उसको ना उतारें, ये दोनों का अंतर साफ दिखाई दे रहा है। ये चुनाव में बड़ा नुकसानदायक है। 1.5 साल का समय है, अभी भी इस बात पर मंथन करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो भाजपा के प्रवक्ता मित्र बैठे हैं वो अपने नेताओं को जाकर के बताएंगे कि उन्होंने जिन जिन लोगों को दायित्व दे रखा है वो आपसे क्या लेना देना उनका, या जो दल बदल करके आए हैं और जिनने दल के साथ जो भी आपका अभी मन जुड़ाव हुआ है उनको इतना ज्यादा हिस्सेदारी दे दी, और आप जो है ये कहें कि ये भाजपा की सरकार है, तो इसको थोड़ा सा सिद्ध करना पड़ेगा। और यदि आप ये कहोगे कि ये सारे अब भाजपा के कार्यकर्ता हो गए हैं, तब फिर इतनी ज्यादा एक तरफा होने की आवश्यकता क्या है? फिर सब भाजपा के कार्यकर्ताओं का विचार होना चाहिए। तो ये जो सारी बातें हैं ये बहुत गंभीर है। आप अभी देखिए, मैं आपको 2-3 छोटे छोटे उदाहरण देता हूं। एक बार मैं मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ IAS अधिकारी के साथ बैठा था। उन्होंने मुझे कहा कि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में 11 स्थान ऐसे हैं जहां निदेशक और इनकी नियुक्तियां होती हैं, एक भी मध्य प्रदेश का नहीं है। अब की बार जरूर कुछ लोगों को मध्य प्रदेश का बनाया है। माखनलाल का कुलपति आप कहां से लेके आए? आप जो है मुख्यमंत्री जी के जो सलाहकार हैं वो आप कहां से लेके आए? आप जो है और कहां से लेके आए? ये सब कहां से आते हैं? मध्य प्रदेश के लोग क्यों नहीं है? ये मध्य प्रदेश के लोगों को आप जिम्मेदारी देंगे तो मध्य प्रदेश में आएंगे। आपने जो है बिल्कुल मानद आपका क्या लेना देना उनसे? तो ये सारे प्रश्न ऐसे हैं विवेक जी जिनके बारे में आपको विचार करना पड़ेगा कि आप जब न्योतते किसी को हो हैं और बात किसी को खिला रहे हो और उम्मीद किसी से कर रहे हो कि आपके बर्तन साफ कर जाएगा वो, तो ये जब तक आप नहीं समझेंगे। आप बताइए, माखनलाल की महापरिषद नहीं बनी है अभी तक, क्यों नहीं बनी? 2.5 साल से माखनलाल की महापरिषद नहीं बनी है, तो कौन चला ले? सिंगल मैन चला लेगा क्या? मुख्यमंत्री जी उसके चेयरमैन है, मुख्यमंत्री जी बैठक नहीं ले सकते क्योंकि परिषद ही नहीं है। तो इस प्रकार की जब आपकी व्यवस्थाएं चल रही हैं और आप केवल ये जोर से बता देंगे तो उससे सब चलने वाला नहीं है। हम ये जरूर मानते हैं कि आपके सुझाव को प्रहलाद जी संगठन और सत्ता के प्रमुख लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानित जनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अब की बार 200 पार का नारा बीजेपी ने दे दिया है। कुछ डेटा आपके सामने रखना चाहता हूं। 2003 में अगर आप पहुंचते हैं तो 173 सीटों के साथ बीजेपी ने सत्ता में वापसी की थी। मात्र 38 सीटें कांग्रेस की आई थी। 2008 में बीजेपी को 143 सीटें, कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हुआ, 71 पर आए। 2013 में बीजेपी 165 सीटों के साथ आई, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब हो गया था, मात्र 58 सीटें। लेकिन 2018 के ऐतिहासिक चुनावी परिणाम थे। 109 सीटें बीजेपी को मिली थी और 114 सीटें कांग्रेस को मिली थी। मैंडेट से 2 सीटें कम कांग्रेस की आई थी, लेकिन सत्ता में कांग्रेस आ गई थी, सरकार बना ली थी, सरकार चल नहीं पाई और उसके बाद अभी बीजेपी सरकार में है। 2023 को लेकर दोनों पार्टियां कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन जनता किसके लिए कॉन्फिडेंट है, इसके लिए थोड़ा और हमें इंतजार करना होगा। जमीनी सच्चाई कितनी साफ आने वाले समय में पता चलती है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए IND स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।